आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और सबसे पहले बात करते हैं देश और दुनिया की हर अहम खबर अगले आधे घंटे में आपके पास होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई कट टू कट। सबसे पहले फिलाडेल्फिया से किस तरह भयानक अग्निकांड की तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिका में किस तरह से एक मंजिल आग की भेंट चढ़ गई। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भीषण आग से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते एक 4 मंजिला इमारत आग की लपटों में घिर गई। इसके बाद तो हर तरफ धुआं और अफरा तफरी नजर आ रही थी। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाके की 4 मंजिला इमारत में बीती रात अचानक आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग की वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा धराशायी भी हो गया। इस आग के आसपास भी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन फायर फाइटर्स की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस अग्निकांड में 2 फायर फाइटर्स जख्मी भी हो गए, लेकिन किसी को आग की चपेट में नहीं आने दिया और समय रहते बिल्डिंग से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। और अगली तस्वीरें अलीगढ़ से आ रही हैं, जहां पर किस तरह से कुछ नेताओं को दबंगई इतनी भा गई कि हर्ष फायरिंग कानूनन जुर्म है, अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की हुई है, लेकिन फिर भी खूब हर्ष फायरिंग। जश्न में ऐसी बरसाई गोलियां के इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं, जहां बुलेट की गूंज से एक गिलास के लोग सख्ते में आ गए। आरोप है कि बीजेपी के युवा नेता मंडल अध्यक्ष क्या बने अपने दोस्तों के साथ जश्न में धाए धाए करने लगे। वीडियो में हवा में गोली चलाते नजर आ रहे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अंकित चौधरी हैं। उनके दोस्तों ने जश्न में छत पर खड़े होकर हवा में फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। एसपी ग्रामीण ने इस मामले में जांच के आदेश दिए और कार्रवाई के निर्देश दिए। ये अभी इसके बारे में एक वीडियो के बारे में जानकारी आई है, जिसमें फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति दिखाया जा रहा है। इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी इसमें आगे की विधिक कार्रवाई होगी उस आधार पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। इसके बावजूद यूपी में जश्न में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी दिल्ली की शान बना था सिग्नेचर ब्रिज, जिसे आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना बताया जा रहा था, लेकिन किस तरह से ये नौजवानों के लिए स्टंट और सेल्फी पॉइंट बन गया है और सब कुछ हो रहा है पुलिस की नाक के नीचे। क्या पाया न्यूज नेशन ने अपनी पड़ताल में? न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है, लेकिन सेल्फी की सनक ऐसी कि ये लोग मानने को तैयार नहीं। सिग्नेचर ब्रिज पर लोगों को इस तरह की हरकत से रोकने के लिए पुलिस वाले तैनात तो हैं, लेकिन मोबाइल में मस्त हैं। लोग धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेलिंग के पास खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन वहाँ खड़े पुलिस वाले आंखें मूंदे हैं। मैंने बता दिया ना भाई साहब, हमारे अफसर बैठे की ड्यूटी क्या है। प्लीज 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 ये बताइए, सिग्नेचर ब्रिज पे लगातार यहाँ आप देख सकते हैं कि कैमरा देखते ही यहाँ दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पर जवान लगाए गए हैं वो दूसरी तरफ भाग गए हैं और यहाँ लगातार जो है वाहन तेज रफ्तार से आ रहे हैं। न्यूज नेशन के कैमरे में ऐसे कई बाइक सवार इस ब्रिज से गुजरते हुए देखे जिन्होंने हेलमेट तक नहीं पहना था। गाड़ियों की रफ्तार भी तय लिमिट से कहीं ज्यादा थी। पुलिस वाले तमाशा देखते रहे। तो सवाल ये कि फिर कैसे सिग्नेचर ब्रिज पर हादसे रुकेंगे। आरबीआई की स्वायत्तता खतरे में है, इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा था। सरकार और आरबीआई के बीच खींचतान की खबरें आ रही थी। फिर मीटिंग होती है, कहा जाता है सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन फिर आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा आता है। आरबीआई की स्वायत्तता समेत कई मुद्दों पर हुई बयानबाजी के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था और करीब 2 महीने की तनातनी के बाद उर्जित पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया। उर्जित पटेल ने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण बताए, लेकिन सियासत गर्म है। जो भी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करें और उसको कहें कि कम से कम जुलाई तक तो, जब तक नई सरकार नहीं बनती है तब तक तो रहना चाहिए। शीतकालीन सत्र की शुरुआत के एक दिन पहले ही उर्जित पटेल के इस्तीफे ने सियासत को गरमा दिया है। रफेल, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष पहले ही हमलावर है और अब आरबीआई गवर्नर के इस्तीफे ने उसे नया हथियार दे दिया है। उर्जित पटेल सितंबर 2016 में आरबीआई के गवर्नर बने थे और उनका कार्यकाल 2019 सितंबर में खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उर्जित पटेल का इस्तीफा और उस बीच डिप्टी गवर्नर के इस्तीफे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा था, लेकिन इस बीच लंदन से एक अच्छी खबर उस वक्त आई जब जज ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, लेकिन अभी भी गेंद ब्रिटिश सरकार के पाले में। लंदन की कोर्ट में माल्या ने अपना प्रत्यर्पण रोकने के लिए हर हथकंडे अपनाए, लेकिन कोर्ट में उसकी दाल नहीं गली। प्रत्यर्पण की अहम सुनवाई के दौरान इस मामले के जज एमा अबुटनॉट ने साफ कर दिया कि पहली नजर में माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। वहीं माल्या के प्रत्यर्पण का मामला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेज दिया गया है, जिसका फैसला ब्रिटिश सरकार करेगी। कोर्ट के फैसले सुनने के बाद माल्या ने मीडिया से कोई बात नहीं की। उसके चेहरे पर शिकन साफ देखी जा सकती थी। माल्या की मुश्किलें अब शुरू हो चुकी हैं। हकीकत यह है कि गेंद अब यूके सरकार के पाले में है। अगर यूके सरकार अदालत के फैसले से संतुष्ट होती है तो उसके प्रत्यर्पण का आदेश जारी करेगी। वहीं इस फैसले के खिलाफ माल्या के पास 14 दिन में हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार भी है। जिस तरह से एग्जिट पोल में 5 राज्यों के नतीजे सरकार के हक में जाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष एक बार फिर एकजुट होकर मिशन 2019 के लिए तैयारी में जुट गया है। चंद्रबाबू नायडू ने सभी छोटे बड़े दलों को एकजुट लाने की कोशिश की। एक बैठक बुलाई जिसमें 17 दल शामिल भी। बैठक में बीएसपी और एसपी दोनों ही पार्टियां मौजूद नहीं रहीं, जबकि मुलायम सिंह यादव ने पहले बैठक में शामिल होने की बात कही थी। फिर भी 17 दलों की मोर्चेबंदी ने सियासत तेज कर दी है। एनडीए से अलग होने के बाद ही चंद्रबाबू नायडू क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने पर जोर दे रहे थे। पहले बैठक 22 नवंबर को रखी गई, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव की वजह से इसे टाल दिया गया। बैठक का एजेंडा साफ तौर पर गैर बीजेपी दलों की ताकत दिखाना नजर आया।
demonetization, other areas is simply not acceptable, and we are going to fight it, and we are going to do whatever we can. We are also going to have similar coordination in the future, because we work both inside Parliament and outside. तो जाहिर है 2019 से पहले विपक्ष ने एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हुई, तो यकीनी तौर पर संसद में भी विपक्ष की एकजुटता सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। जिस दोस्ती के टूटने की खबरें लगातार आ रही थी, आखिरकार आज वो दोस्ती टूटी गई। एनडीए से अलग हुए आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसका ऐलान भी कर दिया। और सवाल ये कि क्या इसका नुकसान बीजेपी को बिहार में भुगतना पड़ेगा। कल तक जो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए कुनबे की शोभा बढ़ा रहे थे, 4.5 साल बाद उनका मोहभंग हो गया है। कुशवाहा ने एनडीए से इस्तीफा दे दिया है। महागठबंधन में जाने की बात भी हो सकती है, एक ऑप्शन यह भी है, और तीसरा ऑप्शन यह भी है कि एक थर्ड फ्रंट हम बनाएं। कुशवाहा ने कहा कि वो मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कुशवाहा के जाने से कोई भी घाटा नहीं होगा। जब नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, तब उपेंद्र कुशवाहा जी तभी से अपना मन अलग राह का बना रहे थे। बिहार में कुशवाहा की सियासी हैसियत भले ही 3 सीटों की रही हो, लेकिन बिहार में कुशवाहा की सियासी ताकत बड़ी है और एनडीए को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री को लेकर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह को लेकर लॉ की कुछ छात्राओं ने एक याचिका दायर कर दी। क्या है पूरा मामला? जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दरगाह ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि दरगाह के बाहर हिंदी और अंग्रेजी में नोटिस लगा हुआ है कि महिलाओं को एंट्री की इजाजत नहीं है। हालांकि याचिका पर सियासत भी गर्म है। विपक्ष को लगता है कि जानबूझकर ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं। पीआईएल डालने वालों को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन औरतें वहाँ तक जाती हैं, कई दरगाहों पे भी औरतें जाती हैं। हमें लगता है अभी पीआईएल दाखिल करके कहीं न कहीं विवाद खड़ा करना, लोगों अपनी पहचान बनाना, इस तरह का एक खेल पूरे देश में शुरू हो गया। हालांकि याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं का कहना है कि 27 नवंबर को जब वो दरगाह गईं तो उन्हें पवित्र क्षेत्र में दाखिल होने से रोका गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगले साल 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल वालों की दिल्ली अब गुस्से वालों की दिल्ली होती जा रही है। आए दिन रोड रेज के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ताजा मामला पांडव नगर इलाके का है, जहां बाइक और कार के बीच में हल्की सी टक्कर क्या होती है, कार सवार लोगों को इतना गुस्सा आता है कि बाइक सवार शख्स का मर्डर कर देते हैं। दिल्ली में मामूली सी बात पर कार सवार को इस कदर गुस्सा है कि उसने गोली मारकर एक युवक का मर्डर कर दिया। रोड रेज की दिल दहला देने वाली ये वारदात दिल्ली के पांडव नगर इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि बीती रात योगेश नाम का युवक अपनी बाइक से कुछ सामान लेने जा रहा था, तभी उसकी बाइक एक कार से टच हो गई। कार सवार 2 युवकों को ये बात नागवार गुजरी। पहले तो योगेश के साथ उलझे और फिर विवाद बढ़ा तो पिस्तौल निकालकर योगेश पर दनादन फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक योगेश चिल्ला गांव का रहने वाला है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। और अब देखिए जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर, क्राइम कर चुका है। दिल्ली के द्वारका इलाके में बदमाशों ने एक महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग से महिला की हुई मौत और इलाके में मच गई दहशत। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आशंका जताई जा रही है कि इस गोलीबारी के पीछे गैंगवार का हाथ हो सकता है। बिजनौर में बस स्टैंड के पास पकड़े गए 2 जेब कतरे। लोगों ने जेब कतरों की जमकर धुनाई की। पिटाई के बाद लोगों ने सौंपा पुलिस को। पुलिस ने भी बदमाशों की डंडों से जमकर पिटाई की। अपराध की बढ़ती वारदातों से देहरादून के लोग परेशान। 1 महीने के अंदर उत्तराखंड की राजधानी में बदमाशों ने लूट की 3 वारदातों को दिया अंजाम। किसी भी मामले का पुलिस अब तक नहीं कर पाई है खुलासा। शाहजहांपुर में तहसील में तैनात एक लेखपाल ने गोली मारकर की खुदकुशी। लेखपाल के घर वालों ने माइग्रेन के दर्द से परेशान होकर खुदकुशी की बात कही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में मिला युवक का शव। परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। हत्यारे को जल्द पकड़ने की मांग। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा खून के रंग से रंगी रही है। तृणमूल और वाम दलों के कार्यकर्ताओं में लगातार हिंसक झड़पें होती रही थी और अब ताजा मामला आता है तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का, जहां वर्धमान में एक और कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बर्धमान जिले में बीजेपी के एक नेता की हत्या से हड़कंप मच गया। एक मौत ने बंगाल की सियासत में फिर उबाल ला दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पार्टी की एक सभा से लौट रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए, जबकि संदीप नाम के बूथ स्तर के नेता की मौत हो गई। बीजेपी इस हमले के पीछे सूबे की तृणमूल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। सूबे में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं पर इस साल कई जानलेवा हमले हुए। 28 जुलाई को सूबे के 24 परगना में एक बीजेपी नेता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। 1 जुलाई 2018 को मुर्शिदाबाद में बीजेपी के दलित कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया। 30 मई 2018 को पुरुलिया में एक बीजेपी कार्यकर्ता के मर्डर की घटना हुई। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा को लेकर भी खूब घमासान मचा था। बीजेपी की रथ यात्रा को ममता सरकार ने मंजूरी नहीं दी तो कई जगह कार्यकर्ता भड़क उठे। इसके बाद कहीं हिंसक झड़प की खबरें आई तो कहीं पथराव की।
भले ही अभी विधानसभा चुनावों के नतीजे 5 राज्यों के कल आने बाकी हैं, पहला रुझान ही 8 बजे आना शुरू होगा, लेकिन अभी से मध्य प्रदेश की कांग्रेस लग रहा है कि जीत को लेकर इस कदर आत्मविश्वास से लबरेज हो गई है, यूं कहिए अति आत्मविश्वास से लबरेज हो गई है एग्जिट पोल के बाद कि मुख्यमंत्री कौन होगा उसके पोस्टर और मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है। नतीजा आने से पहले ही कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश में जीत का जश्न मनाते नजर आए। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर चस्पा है। कमलनाथ मुख्यमंत्री घोषित किए जा चुके हैं और जनता को आभार दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता शहरयार खान ने पीसीसी दफ्तर के बाहर नतीजों से पहले जीत का ऐलान कर दिया। निश्चित तौर पे लाखों कार्यकर्ता और मेरी स्वयं की भी इच्छा है कि कमलनाथ जी ही इस प्रदेश के मुखिया बने, क्योंकि जो इस प्रदेश का विकास पिछले 15 साल में रुक गया है और घोषणाओं की सरकार चल रही थी, कमलनाथ जी का अनुभवी नेतृत्व इस प्रदेश को गति पे लाएगा। शहरयार खान कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, पर सवाल ये कि क्या ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास तो नहीं? अभी तो नतीजा आने बाकी है और उससे भी बढ़कर अगर जीत मिल भी गई तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह कमलनाथ की अगुवाई को मंजूर कर लेंगे? और आज बाजार ने ब्लड बाथ देखा। जिस तरह से बाजार ने 700 अंकों की गिरावट बीएसई में दर्ज की गई, वहीं निफ्टी भी 200 अंक जो है लुढ़का है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संकेत मिल रहे थे और घरेलू राजनीतिक उथल पथल और इस बीच आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा, ये तमाम वजह रही। बताया जा रहा है कि बाजार में गिरावट की 4 अहम वजह रही। चीन की कंपनी हुवावे की सीएफओ की गिरफ्तारी के बाद, तेल उत्पादक देशों के उत्पादन घटाने के ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया। डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती का असर भी बाजार पर देखा गया। तो वहीं 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले निवेशकों के मन में आशंका गहरा गई। आज का रीजन एक तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं और उसमें कुछ जो नतीजे आए वो, और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट्स भी आज जैसे कि एशियन मार्केट सारे डाउन है। घरेलू राजनीतिक वजहों और विदेश से कमजोर संकेतों की वजह से बाजार में बिकवाली बढ़ गई और सेंसेक्स के सभी 30 और निफ्टी के सभी 50 शेयर नुकसान में नजर आए। और 2003 के बाद पहली बार टीम इंडिया ने किस तरह से एडिलेड में जीत दर्ज की और खेल के मैदान पर क्या कुछ खास हुआ, जानिए स्पोर्ट्स कट टू। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में टीम इंडिया ने लहराया परचम। कोहली की सेना ने 31 रन से जीता टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के बाद कप्तान कोहली ने कहा, सीरीज के हर मैच में ऑस्ट्रेलिया को इसी तरह से हराएंगे। हमने हार के बारे में सोचा ही नहीं, हमारा एम सिर्फ जीतने की तरफ है और अगर अपॉर्चुनिटी होगा तो हम जरूर जीतने जाएंगे। एडिलेड में मिली ऐतिहासिक जीत पर क्रिकेट के दिग्गजों ने विराट के वीरों को बधाई दी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने कहा, विराट की सेना ने एडिलेड टेस्ट जीतकर 2003 की यादें ताजा करा दी। इससे पहले 2003 में द्रविड़ की दमदार पारी के दम पर भारत ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड पर दमदार जीत के साथ इंग्लैंड ने कटाया हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल का टिकट। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए क्रॉसओवर मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 2-0 से हराया। 12 दिसंबर को अर्जेंटीना से होगा इंग्लैंड का क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। करतारपुर कॉरिडोर के बहाने खालिस्तान की साजिश रचने की प्लानिंग हो रही थी। इस बीच न्योता भेजा था सार्क सम्मेलन में शामिल होने का, लेकिन न्योते को लेकर नीयत कितनी बेदाग थी ये इस बात से साफ हो गया जब सार्क सम्मेलन हुआ। हिंदुस्तान के डिप्लोमेट वहां मौजूद थे प्रतिनिधि बनकर, तो पीओके के एक मंत्री को बुला लिया गया और ये हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करता, वॉकआउट किया। पाकिस्तान की चाल को भारत ने फिर दिखाया है आईना। सार्क सम्मेलन में पीओके के एक मंत्री शामिल हुए तो भारत के डिप्लोमेट ने विरोध में वॉकआउट कर दिया। पाकिस्तान 19वें सार्क सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में पीओके के मंत्री चौधरी मोहम्मद सईद भी मौजूद थे। भारत ने इसका विरोध किया। इसके बाद भारतीय अधिकारी शंभू सिंह ने बैठक का बहिष्कार किया और वहाँ से चले गए। भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है और पीओके के किसी भी मंत्री को मान्यता नहीं देता। भारत की नीति हमेशा साफ रही है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर पीओके का कोई भी मंत्री भाग लेता है तो भारत में शिरकत नहीं करता। ये जानते हुए भी पाकिस्तान ने सार्क मीटिंग में पीओके के मंत्री को बुलाया तो पाकिस्तान की इस चाल पर भारत ने वॉकआउट का पंच दिया। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की रिमांड और ज्यादा बढ़ा दी गई है। 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। हालांकि उसके वकील की ओर से कहा गया था कि उसे जमानत दे दी जाए। क्या कुछ हुआ आज अदालत में सुनवाई के दौरान, देखिए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने क्रिश्चियन मिशेल को 5 दिन की और सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। मिशेल के वकील ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई, जिसे जज ने खारिज कर दिया। रिमांड खत्म होने के बाद मिशेल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई ने बताया कि आरोपी मिशेल जांच में सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए। हालांकि मिशेल के वकील ने एतराज जताया और आरोपों को गलत बताया, लेकिन अदालत ने मिशेल को रिमांड पर भेज दिया। मिशेल के वकील ने कोर्ट में कहा कि उसने ब्रिटिश उच्चायुक्त को पत्र लिखा है क्योंकि मिशेल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा। इस पर सीबीआई ने एतराज जताया और कहा कि परेशान करने की बात तो दूर, एजेंसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हादसे की। किस तरह से तूफान के बीच में एक कार के ऊपर अचानक से बिजली गिर जाती है, क्या होता है, और तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती है। कुदरत के कहर की तस्वीरें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि कुदरत की ताकत और उसके खतरनाक इस अंदाज को देखकर।
पश्चिम मेलबर्न से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जब पार्किंग पर खड़ी एक कार पर अचानक बिजली गिर गई। दरअसल बीती रात मेलबर्न में अचानक मौसम बिगड़ गया। पहले तूफानी हवाएं चली और फिर रिमझिम बारिश हुई और इसके बीच में ही अचानक आसमान से बिजली गिरी। बिजली गिरने की तस्वीर 18 साल के एक छात्र ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। बादल के गरजने और बिजली के कड़कने की आवाज भी रिकॉर्ड हुई, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। और आपने देखा कि किस तरह से मेलबर्न में बिजली गिरी, तो फ्रांस में तूफान किस तरह से मचा रहा है तबाही। तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन को उधार देने के लिए मैक्रों इस्तीफा 2 लिखी 1.25 लाख से ज्यादा बनियान बांटी गई हैं, जिसे पहनकर अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी नाराजगी जता चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर हिंसा भी हुई। पेरिस में कारों में आग लगा दी गई, तो वहीं पुलिस के साथ झड़प की भी खबरें आई। पेरिस में कई दुकानदार प्रदर्शन का शिकार हुए। दुकानों, कैफे में तोड़फोड़ हुई। सरकार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरत रही है। मसले के हल के लिए बातचीत जारी है। पेरिस में 8000 पुलिस और पहली बार बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई हैं, लेकिन विरोध की आवाज धीमी नहीं पड़ रही है। कई जगहों पर लूट की घटनाओं के बाद एफिल टावर, बड़ी म्यूजियम, मेट्रो स्टेशन बंद करा दिए गए हैं और सैकड़ों प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए हैं। पेट्रोल डीजल पर टैक्स में इजाफे के बाद 17 नवंबर से ही फ्रांस में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आपने देखा फ्रांस में किस तरह से येलो वेस्ट प्रोटेस्ट इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, किस तरह से लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर अपनी सरकार और अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ उतरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, दुनिया में क्या कुछ हलचल है, वर्ल्ड कप टुगर। स्पेन के मैड्रिड में सड़कों पर दौड़ते नजर आए हजारों सेंटा के गेटअप में 7000 लोगों ने रेसिंग इवेंट में भाग लिया। 5 किलोमीटर की इस रेस में बच्चे भी शामिल हुए। क्रिसमस की तैयारियों के बीच इस रेस का मकसद कैंसर पीड़ितों की मदद करना था। बोलिविया में उग्र हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन। हजारों महिलाएं भी प्रदर्शन में उतरी। कई महिलाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध में देश की सुप्रीम इलेक्टोरल बिल्डिंग पर फेंका पेंट। प्रेसिडेंट इवा मोरालेस के चौथी बार प्रेसिडेंट इलेक्शन में शामिल होने का कर रहे हैं विरोध। कोलंबिया में दर्दनाक सड़क हादसा। बास्केटबॉल खिलाड़ियों को ले जा रही तेज रफ्तार बस अचानक पलट गई। हादसे में 9 लोगों की मौत, 23 लोग गंभीर रूप से जख्मी। इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके में एक फिलिस्तीनी विद्रोही ने चलाई अंधाधुंध गोली। बस स्टॉप के पास हुई गोलीबारी में 6 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रही है, लेकिन वहाँ के लोग खासे परेशान भी हो रहे हैं। सफेद चादर से गुलजार है कश्मीर घाटी। कहीं हो रही है बर्फबारी तो कहीं बूंदाबांदी। मौसम के बदले रुख से वादियां चमक उठी हैं और खिल उठे हैं सैलानियों के चेहरे। गुलमर्ग समेत कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वैष्णो देवी कटरा में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं जम्मू के पत्नी टॉप हिल स्टेशन पर भी बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। बर्फबारी से सैलानी तो खुश है, लेकिन लोगों की जिंदगी और रास्तों पर मौसम की मार का खासा असर पड़ा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। धर्मेंद्र ने अपना 82वां जन्मदिन मनाया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि रुपहले पर्दे से दूर धर्मेंद्र करते क्या है? किसान बन गए हैं। आजकल धर्मेंद्र अपना ज्यादातर वक्त मुंबई से सटे लोनावला में अपने फार्म हाउस में बिता रहे हैं। कैसा लग रहा है आप सबको? अच्छा लग रहा है ना? कोशिश करता हूँ अपने आप को स्ट्रांग रखूँ। आप सबकी दुआएं हैं, प्यार है, मैं लगा रहता हूँ, मालिक मेरे साथ है, कुछ ना कुछ करता रहूँगा। ओके, खुश रहो। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले 83 साल के धर्मेंद्र आजकल अपनी खेती के शौक को पूरा करने में जुटे हैं। लेकिन बहुत नरम बढ़िया है। मुझे फिल्मों का तो नशा है, लेकिन खेती का बहुत नशा आ रहा है दोस्तों। ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं। जहां लोग इस उम्र में आकर अपने काम भी ठीक से करने में समर्थ नहीं होते, वहीं धर्मेंद्र खेती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र कैसे जीप में बैठकर पूरे फार्म हाउस का जायजा ले रहे हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर धर्मेंद्र ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले धर्मेंद्र अपने खेतों में गोभी, मूली, प्याज और लौकी उगा रहे हैं। बॉलीवुड सितारों के साथ साथ हॉलीवुड सिंगर बियोंसे ने भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। बियोंसे की परफॉर्मेंस के साथ उनके लुक ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। उनके वेस्टर्न लुक में एक देसी तड़का नजर आया। ये देसी टच उन्होंने माथे पर पहने मांग टीके से हासिल किया। बियोंसे ने अपनी ड्रेस के साथ ज्वेलरी का जो कॉम्बिनेशन बैठाया था, वो निहायत ही खूबसूरत था। उनकी हाई स्लिट वाली ड्रेस कई डिजाइनर्स को इंस्पायर कर सकती है। तो आपने आधे घंटे में देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो जानना आपके लिए जरूरी है। सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। आज के लिए बस इतना ही।